नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से EVM पर सवाल जो उठ रहे थे वो और तेज़ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने EVM बदलने के एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि EVM बदले जाने को लेकर एक इलेक्शन के ओहदेदार ने किसी से बात की है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और सदर जमहूरिया को फौरी इसका नोट लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी शख्स की ज़िंदगी हमारे लिए हुकूमत बनाने से ज़्यादा अहम है। ऐसे में हुकूमत से उम्मीद है कि उस मुतालिका शख्स को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और इस मामले की गैर जानिबदाराना तरीके से जांच की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की जदीद तरीन इमारत को कौम के नाम वक्फ किया और यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन से भी खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। आज के दिन की खुसूसी अहमियत को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने दांडी मार्च करने वाले गांधी जी और दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले बहादुर मुजाहिरीन को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अंग्रेज़ों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ गांधी जी की क़यादत में चलने वाली तहरीक ने बरतानवी हुकूमत को हम हिंदुस्तानियों की इज्तिमाई ताकत का एहसास दिलाया था। नरेंद्र मोदी ने पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की शबिया बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मकबूल सकाफत में पुलिस की नुमाइंदगी भी इस तनाजुर में मददगार नहीं है। कोरोना वबा के दौरान पुलिस एहलकारों की जानिब से किए गए इंसानी कामों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क के सिक्योरिटी के शोबे में असलाहत की ज़रूरत थी। एक नज़रिया फ़रोग़ दिया गया था कि हमें खाकी से मोहतात रहना चाहिए, लेकिन अब ये तासुर बदल गया है। अब जब लोग खाकी को देखते हैं तो उन्हें मदद की यकीन दहानी हो जाती है। मेरे लिए खुशी की बात है, जब अभी मैं यहां सम्मानित कर रहा था कुछ विद्यार्थियों को, मैंने गिना नहीं, लेकिन मेरी ये प्राथमिक इंप्रेशन ये है कि शायद बेटियों की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे रक्षा क्षेत्र में आज हमारी बेटियां इन दिनों पूरे देश में पुलिस बेड़े में बहुत बड़ी तादाद में हमारी यहां बेटियों का स्थान बना हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां हमारी आ रही है। इतना ही नहीं, सेना में बहुत बड़े पदों पर आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से एनसीसी, मैंने देखा है कि एनसीसी के कैडेट में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां आ रही हैं। आज भारत सरकार ने एनसीसी का भी व्याप बहुत बढ़ा दिया है, अनेक गुना बढ़ा दिया है। और सीमावर्ती जो स्कूल्स हैं, कभी कभी आप भी एक एनसीसी के रूप में भी स्कूलों में भी धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। आप स्कूलों के एनसीसी को भी संभालने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो सैनिक स्कूल है, उन सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के प्रवेश का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो हमारी जो बेटियों की शक्ति है, और हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो। चाहे ओलंपिक में विक्ट्री प्राप्त करने आना हो तो उसमें भी मेरी बेटियां ज्यादा है। साइंस के क्षेत्र में देखो तो हमारी बेटियां ज्यादा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो हमारी बेटियां ज्यादा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी जब हमारी बेटियों का प्रभुत्व भी उतना ही भागीदारी वाली होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होगा। और इस भाव को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के आप सब आगे आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जब हमने लिया है, उस इनिशिएटिव को सफल बनाने का काम पहली बैच का ज्यादा होता है। मेरे लिए खुशी की बात है।
मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को 2030 तक 800 अरब डॉलर तक यानी करीब 62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। उसके पीछे की वजह उन्होंने इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और बढ़ती आमदनी बताई। उन्होंने ये बात IIT बॉम्बे एलुमनी एसोसिएशन के एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कही। उन्होंने आगे बताया कि हिंदुस्तान में 6300 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं, जिनमें से 28% इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 27% पेमेंट में, 16% लैंडिंग में और 9% बैंकिंग बेसिक इंफ्रा में, जबकि 20% से ज्यादा दूसरे सेक्टर्स में है। सीतारामन ने आगे बताया कि हिंदुस्तान के फिनटेक इंडस्ट्री का टोटल वैल्यूएशन अगले 3 साल में बढ़कर 150 बिलियन डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वजीर फाइनेंस ने कहा कि ज्यादातर स्टार्टअप यूक्रेनियन फिनटेक सेक्टर के हैं, माफ कीजिएगा यूनिकॉर्न फिनटेक सेक्टर के हैं और फंडिंग में आसानी होने से उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हम इंडियन फिनटेक स्टार्टअप से जुटाए जा रहे फंड में काफी ग्रोथ दिख रहे हैं। डिजिटल मईशत को स्पीड देने में मदद करने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी पर सीतारामन ने कहा कि हुकूमत ने KYC और आधार जैसी टेक्नोलॉजी के साथ शेयर मार्केट की पहुंच को आसान किया है और रियल इन्वेस्टर्स को आगे आने में मदद की है। अब एक और अहम खबर फाइनेंस माफ कीजिएगा प्रोविडेंट फंड से जुड़ी। प्रोविडेंट फंड के दायरे में आने वाले मुल्क के करीब 6 करोड़ मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने माली साल 2021-22 के लिए इंटरेस्ट रेट में कटौती का फैसला किया, यानी अब आपको PF अकाउंट में जमा रकम पर 8.5% के बजाय 8.10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ये रेट पिछले करीब 40 साल में सबसे कम है। 1977-78 में EPFO ने 8% का इंटरेस्ट रेट दिया था, उसके बाद से ये 8.25% या उससे ज्यादा रहा। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स यानी 2019-20 और 2020-21 की बात करें तो वहां इंटरेस्ट रेट 8.5% रहा था। इस फैसले को लेकर कांग्रेस की लीडर अलका लांबा ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। एक और देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और महामारी के बीच में 84% लोगों की आय गिर गई है। उम्मीद की जा रही थी कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी भविष्य की निधि प्रोविडेंट फंड जो जमा करवाया हुआ है, उसमें ब्याज की दरों को बढ़ाकर उन्हें राहत दी जाएगी। लेकिन खबर मिलती है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में फैसला किया है कि पिछले साल जो ब्याज 8.5% मिलता था, वो इस साल 8.1% ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अपने ट्विटर हैंडल और वेबसाइट की, तो पता लगता है कि कर्मचारियों की संख्या 6 करोड़ नहीं है। इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 22 करोड़ 55 लाख है। और इन ब्याज दरों में कटौती पिछले एक दशक में कहूं या 40 सालों में अगर आप देखेंगे, सबसे कम ब्याज दरें इस बार है। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाले ब्याज की दरों को बढ़ाकर जख्मों पे मलहम लगाने का काम करेगी, पर खबर मिल रही है कि जख्मों पर ब्याज को कम करके नमक रगड़ने की कोशिश की जा रही है। यह अन्याय है कर्मचारियों के साथ। हम कांग्रेस इस बात की मांग करते हैं कि इस चुनौती भरे समय पर, जहां महामारी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के बीच में आप इन ब्याज दरों को कम करेंगे तो आप अन्याय करेंगे, आप अत्याचार करेंगे कर्मचारियों के साथ। इन 22 करोड़ 55 लाख कर्मचारियों के साथ कांग्रेस ताकत बनकर खड़ी है और मांग करती है कि ब्याज दरों को कम करने की बजाय आपको ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके हमारे कर्मचारियों को जो है वो राहत देनी होगी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यह अन्याय हम नहीं होने देंगे और समय से इस फैसले को अगर लिया जा रहा है, जिसकी पूरी सूचना अखबारों में, सब में है, मीडिया में चर्चा हो रही है, कर्मचारी इसको लेकर चिंतित है, तुरंत इस पे फैसला लेकर अपने इस ब्याज दरों को कम करने के फैसले को।
कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मनमानी पर उतर आई है और उल्टे सीधे फैसले ले रही है। कांग्रेस मौसला शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुछ अखबारात में शाये होने वाली रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद पीएफ पर सूद में कमी की है और शरह सूद 10 बरस की निचली सतह पर पहुंच गई है। इसी तरह लखीमपुर खीरी वाक़े के गवाहों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या यूपी में इंतखाबी जीत का मतलब ये है कि लखीमपुर खीरी कत्लेआम के अहम गवाह सरदार दिलजोत सिंह को पीटने और जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया जाएगा। योगी हुकूमत को अवामी मैंडेट मिला है, ये दुरुस्त है, लेकिन मुजरिमों को गवाहों को मारने पीटने का हक नहीं मिला। इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि मुल्क के 84% लोगों की आमदनी में कमी आई है। क्या इंतखाबी जीत की बुनियाद पर करोड़ों मुलाजिमीन की बचत पर हमला करना दुरुस्त है? ईपीएफओ ने पीएफ डिपॉजिटर्स पर सूद की शरह को 10 सालों में कम तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। क्या ये बीजेपी की जीत का रिटर्न गिफ्ट है? पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान ने हफ्ते को गवर्नर बीएल पुरोहित से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। मान ने आज राजभवन में पुरोहित से मुलाकात की और बयान में एमएलए की हिमायत के खुतूत देकर हुकूमत बनाने का अपना दावा पेश किया, जिसे गवर्नर ने मंजूर कर लिया। राजभवन से बाहर आते हुए उन्होंने मीडिया को सिर्फ इतना बताया कि नई हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के आबाई गांव खटकर कला में मुनक़िद होगी और उसमें पंजाब के लोग बसत खुशी मदू है। उन्होंने कहा कि पंजाब बनाने का हलफ, रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने का हलफ और रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हलफ लिया जाएगा। जब रियासत भर से लोग घर घर से आएंगे तो वो शहीद आजम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए तमाम तर आज़म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ तारीखी फैसले किए जाएंगे। हर कोई 13 मार्च को अमृतसर में दरबार साहिब गुरु घर में गुरु का आशीर्वाद लेने जाएगा और उसके बाद एक रोड शो होगा। कबल जुम्मे को भगवंत मान के दिल्ली से वापस आने के बाद लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें उन्हें लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज तवक्कुआत के खिलाफ आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक जायजा इजलास तलब कर लिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये इजलास कल यानी इतवार के रोज शाम 4 बजे AICC के दफ्तर पर मुनक़िद होगा और उसमें असेंबली इंतखाबात के नताइज और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहस की जाएगी। इसी दौरान आज एक चैनल की जानिब से खबर चलाई गई थी कि कांग्रेस की मौजूदा सदर सोनिया गांधी और साबिक़ सदर राहुल गांधी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देंगे। इस खबर की कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तरदीद की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि ये सभी बातें, सभी खबरें बेबुनियाद हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने 5 में से 4 रियासतों में बीजेपी की जीत के पीछे हिंदुत्व के नाम पर कम्युनलाइजेशन को वजह बताया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर फिरका परस्ती करके चतुराई से बयान देकर इलेक्शन जीत गई है। आज पूरे मुल्क में हालात तशवीशनाक हैं। जनता अच्छी तरह से जानती है कि यूपी में कोरोना का मैनेजमेंट कैसे हुआ, लेकिन इलेक्शन में इन मुद्दों पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के सभी कायदीन ने चतुराई से अपनी बात कही और मीडिया स्क्रीन ने भी उनका साथ दिया। दुनिया के अंदर है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का तय किया, उससे हम समझ सकते हैं कि गांधी के सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग किस रूप में जन जन तक पहुंचा है। दुनिया के मनाई उनके जन्म दिवस को, तो हम समझ सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले, हमारे भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार हालात देश के अंदर हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमें भी गांधी के मार्ग पर चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं
आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है। हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराईपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। तो चतुराई से भाषण देना एक बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर आप देश में शांति रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे हम लोग, हिंसा का माहौल नहीं रहेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे गांधी वाला, तब जाकर ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा और मजबूत बनेगा, मेरा मानना है। उस रास्ते में चल कश्मीर के जुनूबी ज़िले पुलवामा, वसती ज़िले गांदरबल और शुमाली कस्बा हिंदवाड़ा में शबाना तसादुम आराइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश के एक पाकिस्तानी कमांडर समेत लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया, जबकि एक जंगजू को जिंदा गिरफ्तार किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा के चीबा कलान इलाके में मारे जाने वाले जैश ए मोहम्मद के जंगजुओं में एक पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल है। उन्होंने महलूक पाकिस्तानी कमांडर की शिनाख्त कमाल भाई उर्फ जट के तौर पर की है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में देर रात गए आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें 7 अफराद की जान चली गई। आग लगने का सबब क्या था, ये अभी मालूम नहीं हो सका। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद आग में झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोकुलपुरी में आग लगने के सबब झुग्गी बस्ती के 7 अफराद की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। केजरीवाल ने उस मकाम का दौरा किया और मरने वालों के अफराद खानदान को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। किसने पूछ लीजिए माला पूछ लीजिए। हाँ, जल गया था भाई, क्यों आया? चलिए डीएम चलना चाहिए निकल जा रहे क्या हुआ था? 12 बजे कितने बच्चे आहत हुए?
लखीमपुर खेरी मामले की तरह ही एक वाकया उड़ीसा में सामने आया। रुकन असेंबली प्रशांत कुमार जगदेव ने हफ्ते के रोज खुर्दा जिले के बानापुर में भीड़ पर अपनी कार मुबैना तौर पर चढ़ा दी। वाकया बानापुर ब्लॉक ऑफिस के पास सुबह तकरीबन 11 बजे पेश आया, जहां ब्लॉक सदर ओहदे के लिए इलेक्शन का अमल चल रहा था। इस वाकये में 10 पुलिस एहलकारों समेत कई लोग जख्मी हो गए। वाकये के बाद नाराज लोगों ने रुकन असेंबली को बुरी तरह पीटा, जिन्हें पहले टांगी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और बाद में भुवनेश्वर के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। भीड़ ने जगदेव की कार को भी नुकसान पहुंचाया। खुर्दा के एसपी आलेख चंद्र पाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात अब कंट्रोल में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई जांच के मुताबिक बीजेपी हामी पंचायत कमेटी के रुकन जब इंतखाब के लिए एक रैली में ब्लॉक ऑफिस में दाखिल हो रहे थे, रुकन असेंबली वहां पहुंचे और भीड़ में अपनी गाड़ी को घुसाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों और कुछ लोगों ने रुकन असेंबली को भीड़ में जाने से रोकने की कोशिश की। एसपी ने कहा कि वाकये में बानापुर आईआईसी, रुकन असेंबली, एक सहाफी और कम से कम 6 लोग समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी तक किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। पाही ने कहा कि रुकन असेंबली और आईसीसी समेत सभी जख्मियों को इलाज के लिए भुवनेश्वर भेज दिया गया है। जबलपुर से डुमना एयरपोर्ट पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट लैंड होते वक्त रनवे से फिसलकर मिट्टी पर उतर आई। फ्लाइट में 54 लोग सवार थे। हालांकि कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। मौके पर एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड और फिर ओहदेदार पहुंचे। वाकया दोपहर 1:30 बजे का है। इस जगह को एयरपोर्ट इंतजामिया ने सील कर सभी मुसाफिरीन को लॉन्ज में पहुंचाया। इस प्लेन की लैंडिंग गियर और विंग को नुकसान होने की खबर है। फिलहाल हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान और चीन के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज्यादा बातचीत की। वजारत दिफा के एक आला अफसर ने हफ्ते को बताया कि दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मसले पर जुमे को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। सरकारी ज़राए ने बताया कि कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर हिंदुस्तानी सरहद में वाक़े चिशोल मोल्डो में हुआ। बातचीत जुमे को सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और रात में तकरीबन 11 बजे खत्म हुई। इस दौरान हिंदुस्तान ने गोग्राहाट स्प्रिंग्स के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर तसादुम को कम करने के लिए दबाव डाला और उसके बाद मशरकी लद्दाख में कशीदगी को खत्म करने का मामला उठाया। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। डे नाइट टेस्ट के पहले ही दिन टोटल 16 विकेट्स गिरे। इंडियन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 252 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने 92 रन बनाए और वो टॉप स्कोरर रहे। ऋषभ पंत ने 39 और हनुमा विहारी ने 31 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से लेफ्ट आर्म स्पिनर लसित एम्बुल्डेनिया और प्रवीण जयविक्रमा ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 86 रन बना लिए हैं। लसित एम्बुल्डेनिया 0 पर हैं, जबकि निरोशन डिकवेला 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 17वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की दारुलहुकूमत कीव और उसके पास के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। मशरकी मुल्क रूस पर नकेल कसने के लिए लगातार पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। इसके पलटवार में रूस भी कड़े एक्शन ले रहा है। रूस ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है। अमेरिका और रूस पिछले 24 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रख रखाव के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ दोनों के तालमेल से 21वीं सदी की कई अहम डिस्कवरीज भी हुई हैं, लेकिन यूक्रेन जंग ने हालात को बिल्कुल बदल दिया है। रूस की धमकी के बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वंदे 2 दीगर रूसी स्पेस ट्रैवलर्स के साथ कजाकिस्तान में उतरने का प्लान कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से को रूस ऑपरेट करता है तो दूसरे को अमेरिका। 1998 में रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट ने एक साथ इस स्पेस स्टेशन में कदम रखा था। तब से ही दोनों के बीच ये साझेदारी जारी है। यूक्रेन के साथ जंग के दरमियान रूस ने बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक यूक्रेन ने कैफ और दीगर
शहरों में से मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को निकालने के लिए मॉस्को से 10 कॉरिडोर खोले हैं, जिनमें हर शहर से एक कॉरिडोर शामिल है। दूसरी जानिब रूस ने यह इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन ने मुख्तलिफ ममालिक के 7,000 के करीब अफराद को यरगमाल बना लिया है, जबकि 70 बहरी जहाज बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। रूस ने एक बयान में दावा किया कि पोलैंड, माल्डोवा और रोमानिया के मगरिब में कैफ हुक्काम के जेर कंट्रोल इलाकों में एक राहदारी बनाई जा रही है। रूसी सिफारत खाने ने कहा कि हमने जिन 10 रास्तों की तजवीज़ पेश की है, उनमें से यूक्रेन के बाशिंदों ने सिर्फ 2 पर इत्तेफाक किया है, जिनमें कैफ और मारियोपोल शामिल है। कैफ में हुकाम ने मजीद 4 शहरों एजिम, एनरगोडार, वलुनाखा और जाइटोमीर की सिमतों में 4 रास्तों को खोलने का ऐलान किया है। रूस के बयान में मजीद कहा गया है कि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23,127 अफराद ने रूस में पनाह ली है और उनमें 26,19,026 पहले ही यूक्रेन की तकरीबन 2,000 बस्तियों में रह रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में जंग छेड़ने वाले रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। इसके तहत रूसी वोडका, हीरे, सी फूड की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि वो तिजारत में रूस को तरजीह देने के मुस्तकिल निज़ाम को भी ख़त्म कर देंगे। इससे रूसी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। आम कारोबारी ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए ऐसी पाबंदियाँ पहले क्यूबा और शुमाली कोरिया पर लगाई गई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के दरमियान अमेरिका ने एक बार फिर वाजे किया है कि वो जंग के लिए अपनी फौजें यूक्रेन नहीं भेजेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका नाटो की ज़मीन के एक इंच की हर मुमकिन हद तक हिफाजत करेगा, लेकिन यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग में दाखिल नहीं होगा। उन्होंने नाटो ममालिक को भी खबरदार किया कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये रूस और नाटो के दरमियान बराह रास्त टकराव होगा और तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है। ब्रिटेन के वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इंसानों को पल भर में भाप बनाने वाले खतरनाक वैक्यूम बमों का इस्तेमाल कर रहा है या उसने ये बात मानी है। यूक्रेन में वैक्यूम बमों के इस्तेमाल से आम शहरियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इससे पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ब्रिटिश वजारत दिफा ने कहा कि रूस ने माना है कि वो यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम यानी थर्मोबैरिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस ने खुद अभी इसके इस्तेमाल की तस्दीक नहीं की है। ब्रिटिश वजारत दिफा ने कहा कि रूसी फौज यूक्रेन में ज़बरदस्त धमाके करने वाले थर्मोबैरिक रॉकेट्स या वैक्यूम बॉम्ब को दागने के लिए TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही मुतनाज़िया माने जाते हैं क्योंकि ये सेम साइज़ के जो दूसरे धमाकू जो बम्स होते हैं या धमाकू अशिया होते हैं उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं और अपने धमाके के आसपास के इलाके में ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अमेरिका में यूक्रेन के एम्बेसडर ओक्साना मार्करोफ भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के इन खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। वैक्यूम बॉम्ब या थर्मोबैरिक बॉम्ब को दुनिया के सबसे खतरनाक और न्यूक्लियर बमों में शामिल किया जाता है, नॉन न्यूक्लियर बम में शामिल किया जाता है। वैक्यूम बम एनवायरनमेंट की हवा से ऑक्सीजन को सोकर एक हाई टेम्परेचर ब्लास्ट करता है। वैक्यूम बम से धमाका बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है और जब इसका धमाका होता है तो एक ब्लास्ट वेव पैदा करता है जो आम धमाकों के मुकाबले में ज़्यादा देर तक रहती है। वैक्यूम या थर्मोबैरिक बम इंसान के फेफड़ों से हवा को चूसने की सलाहियत रखता है, जिससे उनमें लिक्विड भर जाता है या इसके धमाके से उस शख्स के फेफड़े फट जाते हैं। वैक्यूम बम के धमाके से लंबे वक्त तक टिकने वाली ब्लास्ट वेव पैदा होती है जो इंसान के जिस्म को पल भर में भाप बना सकती है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।